अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। सो क्लास 11th में हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट किया है व्हिच इज़ न्यूट्रिशन। सो इस टॉपिक में जो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले स्टडी करना चाहेंगे वो है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। नेसेसरी सब्सटेंस टू रन मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड टू बॉडी, यानी कि ये वो नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं या वो एलिमेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को दिए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, वर्क कर सके। द सेकंड वन इज न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि उन एलिमेंट्स का यानी कि न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन, उनका इस्तेमाल होना, उनका यूटिलाइज होना ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी की रिपेयर हो सके और हमारी बॉडी में जितनी भी किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंटरनल और चाहे एक्सटर्नल हो, उसको मेंटेन किया जा सके। और सेकेंडली हमारा जो टॉपिक है वो आज का स्टार्ट जो होगा वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक कहते किसे हैं? ऑटोट्रॉफ उनको कहते हैं वो स्पीशीज़ जो कि अपना मील जो है, अपना फूड जो है वो खुद ब खुद बना सकती है और उन्हें किसी किस्म के जो है वो आउटर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की खुद ब खुद सलाहियत रखते हैं। देखिए, हमें जितने भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको फूड जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में चाहिए होता है। तो अब वो स्पीशीज़ या वो एनिमल जो कि इसको खुद ब खुद अपने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, देन हम उनको कहेंगे कि ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में न्यूट्रिशन कैसे देखी जाती है और इसकी ऑटोट्रॉफ की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्लांट्स। तो सबसे पहले हम स्टडी भी यही करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स जो है उनमें मिनरल मिनरल कैसे पाए जाते हैं। सो नंबर वन इज़ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? नाइट्रोजन जो है वो प्लांट अपने प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करता है और इसी तरीके से जो फास्फोरस है वो एटीपी बनाने के लिए यूज़ करता है। और थर्डली जो है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाने के लिए यूज़ होता है या क्लोरोफिल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। और इसी तरह जो है थर्ड है आयरन। आयरन जो है वो साइटोक्रोम बनाने के लिए यूज़ होता है। साइटोक्रोम ये वही है जो कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन वगैरह रन करने के लिए यूज़ होता है। और लास्ट है हमारा ये मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट, कि अगर इन्हीं मिनरल्स की किसी प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाए तो वो क्या चीज़, क्या रिजल्ट कॉज करेगी। सो सबसे पहले हमारा आ जाता है नाइट्रोजन। अगर किसी प्लांट में नाइट्रोजन की जो है ग्रोथ, नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो वो शो करेगा स्टंट ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है? लैक ऑफ क्लोरोफिल्स। अब ये इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए, स्टंट का मतलब होता है, ये जो स्टंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है रुक जाना या कम हो जाना। अगर किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो हाइट के लिहाज से जो ग्रोथ है और वेट के लिहाज से जो ग्रोथ है, उसमें कमी वाक़या हो जाएगी और साथ ही साथ इनको स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस जो है वो भी फेस करना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस क्या होते हैं? ये लैक ऑफ क्लोरोफिल जो कि ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। तो क्लोरोफिल जो है उसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर प्राइमरी प्रोडक्ट्स दैट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड मिनरल है वो है फास्फोरस। अगर किसी प्लांट में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो वो क्या करेगा? स्टंट ग्रोथ ऑफ रूट्स। तो प्लांट्स, उस प्लांट के जो रूट्स हैं उसके अंदर स्टंट ग्रोथ नज़र आएगी, यानी कि उसकी रूट्स जो हैं वो मज़ीद अंदर नहीं जा सकेगी, मज़ीद ज़मीन के अंदर जाके मिनरल्स जो हैं उनको अपटेक नहीं कर पाएंगी और उनकी ग्रोथ है और उनकी जो किसी किस्म के फूड को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम से कम तर होती चली जाएगी। इसी तरीके से जो पोटेशियम है, अगर पोटेशियम की कमी हो जाए किसी प्लांट में तो वो क्या करेगी, वो क्या कॉज़ करेगी उस प्लांट को? तो इसकी कमी से जो लीव्स हैं उनका कलर येलो हो जाता है या तो उनके जो मार्जिन्स होते हैं, यानी कि जो कभी आप लीव देखिएगा कि सेंटर में जो एक लाइन जा रही होगी और अगर लीव को आप उल्टा करके देखिएगा तो वही लाइन जो सेंटर में जाती है वो आपको मतलब जिस तरीके से जो एक वेन्स टाइप, एक सर्कुलर जो एक नेटवर्क फैला था वो आप उल्टा करें आपको नज़र आएगा, उसको मार्जिन्स कहते हैं। वो मार्जिन्स येलो कलर की हो जाएंगी और लीफ का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा और इवेंचुअली ये होते होते एक प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी
प्लांट की, यानी कि उसके वक़्त से पहले ही उसकी डेथ को फेस करना पड़ेगा, जो कि पोटेशियम की कमी की वजह से है। इसी तरह लास्ट मिनरल जो है हमारा वो है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम किसी प्लांट में कम होता है या कोई प्लांट जो है वो मैग्नीशियम की कमी को फेस करता है, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो क्लोरोसिस उसको फेस करना पड़ेगा। क्लोरोसिस जो है वो अगेन क्लोरोफिल की लैकनेस होती है। अब जब क्लोरोफिल लैक हो जाएगा तो फिर वो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस अपना कैरी ऑन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपना खुद ब खुद फूड नहीं बना पाएगा और जिसके रिज़ल्ट में ये होगा कि वो इवेंचुअली डेथ कर जाएगा। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफ से होते हैं वो एनिमल्स या वो स्पीशीज जो कि अपना फूड जो है वो सेल्फ मेड नहीं होता, यानी कि वो खुद से नहीं बना सकते। वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। इसी वजह से वो रिलाय करते हैं बने बनाए एक इसको एक तरह का आर्टिफिशियल कह लीजिए, एक आर्टिफिशियल मोड पे उनको जाना पड़ता है। जैसे हम अपनी एग्जांपल लें तो हम जो इंसान या ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कभी भी कोई भी चीज़ अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हम किसी भी चीज़ को अपने किसी रूम में अगर हम बैठे रहें तो दिनों तक हम वहाँ पे बगैर खाए पिए नहीं रह सकते, हमारी डेथ हो जाएगी। तो वो एनिमल जो कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं बना सकते, बल्कि उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है दूसरों से, तो वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो डिवीजन है वो मेरा ख्याल है 4 से 5 डिवीजन्स हैं। तो पहली डिवीजन जो है वो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को ईट करें या फीड करें डेड ऑर्गेनिज्म पर, उनको कहा जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कि कुछ बैक्टीरिया हैं, आप देखेंगे कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनके गलने की वजह यही सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि उस बॉडी को गलाना शुरू कर देते हैं। तो इनको कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो हासिल करती है। सेकेंडली है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि अपना फूड जो है वो होस्ट से लेती है। और पैरासाइट अगर कहीं भी लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि वो अपने होस्ट के साथ तो रहती है, लेकिन इन रिटर्न वो उसको हार्म प्रोवाइड करेगी। यानी कि एक तरह का, अगर ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट जो है अगर वो होस्ट से कंडक्ट करता है अपने फूड को, तो इसके रिटर्न में होस्ट पे क्या होगा कि फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो होस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एक प्यूकिना और दूसरी है डोडर, जिसको कैस्कुटा भी कहा जाता है। तो प्यूकिना क्या करते हैं? प्यूकिना एक पैरासिटिक फंगस है जो कि व्हीट प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए मैंने यहाँ पे बात की थी कि अगर वर्ड कहीं पे पैरासाइट आ जाए तो इसका मतलब है कि वो होस्ट को ज़रूर कोई ना कोई नुकसान पहुँचाएगी। यहाँ पे प्यूकिना जो है इस फंगस का जो होस्ट है वो है व्हीट प्लांट, और ये इसको यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। सेकंड जो एग्जांपल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन की वो है डूडर, व्हिच इज़ कैस्कुटा। अब ये क्या है? ये एक लीफलेस ये प्लांट है जो कि ट्विनिंग प्लांट की तरह रहता है। इसको अब मुझे थोड़ा-सा इलैबोरेट करने दीजिए। देखिए, ये वो प्लांट है जिसके पास लीफ नहीं है, पत्ते नहीं होते इनके पास। तो अब चूँकि इनके पास पत्ते नहीं होते तो ये फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। इसी वजह से ये ट्विनिंग प्लांट की तरह रहते हैं। ट्विनिंग प्लांट का मतलब होता है कि ये जुड़वा प्लांट्स की तरह रहते हैं, यानी कि ये उन प्लांट्स के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिनके पास लीव्स होते हैं, और वो जो है एक पैरासिटिक मतलब कि जो अपना खुद ब खुद फूड बना सकते हैं। और ये जो डोडर होते हैं फिर ये उन्हीं से फूड जो है वो अपना छीनते हैं, कैरी करते हैं। तो इनको भी पैरासिटिक की कैटेगरी में डाला जाता है। तो सेकंड जो हमारी थर्ड जो टाइप है हमारी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब ये सिम्बायोटिक का मतलब वो है कि जिसमें दोनों इकट्ठे रहते हैं और मिल-जुल के रहते हैं, लेकिन कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि दोनों को एक-दूसरे से फ़ायदा ही होता है। और यहाँ पे लिखा भी है म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि इकट्ठा मिल-बाँट के ये ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में रहते हैं। इसकी जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है वो है लाइकेन। अब लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन जो है वो
फंगस और एल्गा सेल्स मिलके बनाते हैं, एक लाइकेन बनाते हैं। इसमें जो एल्गा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फंगस जो है वो न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड करती है, यानी कि वाटर वगैरह और जितने भी दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से सेकेंडली आ जाता है माइक्रोराइज़ा। अब माइक्रोराइज़ा जो है ये वो फंगस है जो कि फंगस को और रूट को एसोसिएट करती है, यानी कि जो कुछ हायर प्लांट्स हैं जो कि बहुत वेल डेवलप्ड हुए होते हैं, बहुत कह लें पुराने होते हैं, जिनकी रूट्स काफ़ी अंदर तक गई होती हैं। तो ये माइकोराइज़ा का काम क्या होता है कि ये फंगस को और इन हायर प्लांट्स की रूट्स को आपस में मिलाते हैं, एसोसिएट करवाते हैं, मतलब ये थर्ड पार्टी के तौर पर काम करते हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो प्लांट है वो वैसे तो इनकी एज सच इम्पोर्टेंस तो नहीं पता चल सकी अभी तक, लेकिन एक चीज़ नोट की गई है कि अगर किसी प्लांट में माइकोराइज़ा है और उसने फंगस को एसोसिएट करवाया है रूट्स के साथ, तो वो प्लांट्स जो हैं वो बेटर ग्रोथ शो करवाएंगे। इसी तरह लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं। लिग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स हैं जिनके पास नोड्यूल्स होते हैं। अब ये नोड्यूल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही होगी। अब इस डायग्राम को गौर से देखिएगा कि यहाँ पे ना कुछ गोल-गोल से मैंने रेड कलर में कुछ थैली-नुमा कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं गोल-गोल कलर की, और ये जो ब्रांचेज़ निकली हैं ये रूट्स हैं। तो ये ल्यूमिनस प्लांट्स के होते हैं कि इन रूट्स के साथ ना कुछ इस तरह की नोड्यूल्स इनको कहते हैं, ये कुछ थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और इससे जो है वो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है। इसी तरीके से न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि अपना फूड जो है वो इंसेक्ट से लेते हैं। अब इसमें 2 बातें जो हैं वो बड़ी मेन है, वो आपने याद रखनी है। देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर उनको कोई इंसेक्ट नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएँगे। इसका हरगिज़ कोई मतलब नहीं होता। अगर इनको कोई इंसेक्ट ना मिले तो वो फ़ोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अपने लाइफ़ साइकिल चलाते हैं। बट वो ये है कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा-सा अडैप्ट किया हुआ है, इवॉल्व किया हुआ है कि जब कोई इंसेक्ट जो है वो इनके इनसाइड आके ट्रैप होता है, तो ये उनसे जो है वो एक तरीके से जो इनका जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, वो सक कर लेते हैं, जिनकी वजह से इनको शॉर्ट वे में एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की फॉर्म में मिल जाता है। इसकी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, वो है आपके सामने एक पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को कहा जाता है सरासिनिया पुपेरिया। ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने अब आपके सामने एक डायग्राम शो की हुई है, डायग्राम बनाई हुई है। इसको ज़रा देखिएगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के जो आपने टेंटिकल्स देखे होंगे, ये स्टिंग हैं, ठीक है? ये अंदर की तरफ निकले होते हैं और ये आपके सामने एक स्टेम नज़र आ रही है, ये एक रूट नज़र आ रही है, बस एक एक ओवरव्यू दिया हुआ है आपको। अब ये ब्लैक कलर के जो अंदर आपको थोड़े गोल-गोल से नज़र आ रहे होंगे, ये प्रे है, यानी कि ये कोई ना कोई इंसेक्ट है जो कि अंदर गया हुआ है। अब ये पिचर प्लांट इस तरीके से अडैप्ट हुआ हुआ है कि इसके अंदर जो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये ब्लू कलर की लाइन ये शो कर रही है कि इसकी जो वॉल्स हैं पिचर प्लांट की वो स्लिपरी होती हैं और इनके अंदर एक तरह का लिक्विड जो है वो रिलीज़ हुआ होता है, जिसकी वज़ह से प्रे जो है वो बाहर निकल नहीं पाता और फिर इसी तरीके से वो अंदर फँस के रह जाता है, जिसकी मदद से पिचर प्लांट जो है वो इनसे अपना इनका नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो सकअप कर लेता है। इसी तरीके से जो हमारी एक और एग्ज़ाम्पल है वो है वीनस फ्लाईट्रैप। अब इसको देख लेते हैं। देखिए, वीनस फ्लाईट्रैप में मैंने एक और डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे। इसको कहते हैं डायोनिया म्यूसिपुला। यहाँ पे देखिएगा आप, आपको एक स्टिंग नज़र आ रही है और एक प्रे जो ये ब्लू कलर में है, ये प्रे है और इसी तरीके से ये इसके स्टेम हैं और ये रूट्स हैं। सो अब ये क्या करते हैं कि ये आपस में ये जो स्टिंग है और ये जो एक तरह की ये जो फ्लैप नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर ये ब्लू कलर की इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हुए हैं, ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि ये आपस में बंद हो जाते हैं, ये क्लोज़ हो जाते हैं
और फिर जो प्रे है वो इनके अंदर ट्रैप होकर रह जाता है, और फिर इसी तरीके से ये एज़ यूजुअल अपना जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो इन इंसेक्ट से सकअप कर लेते हैं। अब हम थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे जो कि है सनड्यू इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसको ड्रोसेरा इंटरमीडिया कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है। ये एक ऐसा प्लांट है, देखिए इसकी रूट्स हैं, स्टेम है, और अब ये एक ब्लैक कलर की एक इसकी आउटर बाउंड्री है। अब होता क्या है कि आप यहाँ पे टेंटिकल्स देख रहे होंगे, इन टेंटिकल्स के ऊपर ये जो गोल गोल बने हुए हैं ये है फ्लूइड्स। ये फ्लूइड जो है ये बहुत ही गाढ़ा किस्म का होता है, बहुत ही विस्कोसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये जो है वो एक ऑडर, एक स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी मदद से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो जैसे ही इन पर आके बैठते हैं तो फिर वो बस बैठे रह जाते हैं, क्योंकि इनके जो ये म्यूकस है ये काफ़ी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है इनमें, तो ये चिपक के रह जाते हैं इनके साथ, और फिर इसी तरीके से ये भी इन प्लांट के अंदर ट्रैप होके रह जाते हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन की, कि एनिमल जो है वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं। इनमें फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डेट्रीटाइवोर्स। डेट्रीटाइवोर्स जो हैं ये वो एनिमल है या वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेट्राइटस पर फीड करते हैं। अब डेट्राइटस क्या होते हैं, वही डेट्राइटस जो हैं डेड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब देखिए डेड ऑर्गेनिज्म जब उनके मतलब उनको जब खाना शुरू करते हैं बैक्टीरिया, तो उनके फ्लैशेस यानी कि उनके कुछ टुकड़े जो है वो गिर जाते हैं, तो उनको जो खाने वाले होते हैं उनको डेट्रीटाइवर्स कहा जाता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अर्थवर्म, और जो सेकंड टाइप है हमारी वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि प्लांट्स पर फीड करते हैं, यानी कि प्लांट्स पे वो अपना खाना जो है वो खाते हैं। इसकी जो दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है रोडेंट्स और अनगुलेट्स। रोडेंट्स और अनगुलेट्स इस हर्बीवोर्स को क्यों डिवाइड किया गया है, बस इस बेसिस पे कि अनगुलेट जो है वो हूफ्ड एनिमल्स होते हैं, और रोडेंट्स जो है वो स्मॉल साइज्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि माउस हो गए, या किसी किस्म की क्या आप कह लें गुलहरी होगी, या कोई भी और स्मॉल एनिमल है उसको रोडेंट्स कहा जाएगा। अनगुलेट्स कहा जाता है हूफ्ड एनिमल्स को, जिनके पैर जो हैं वो गोल हो, जैसे घोड़ा, बकरी, गाय, बैल वगैरह वगैरह। तो ये सारे इन दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं नीचे कुछ teeths की बात है। ये अब आप लोगों को स्टडी करना ज़रा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। इसमें जो सबसे पहले सबसे फ्रंट पे जो है वो आपके सामने आएगा इंसिजर्स। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके सबसे पहले पहले जो प्यारे प्यारे से दांत नज़र आते हैं वो होते हैं इंसिजर्स। उन दांतों के साथ जो बारीक किस्म के दांत जो थोड़े उभरे हुए होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, वो है कैनाइन। ये वाले दांत कैनाइन कहलाते हैं। और इनसे जो पीछे जो फिर स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एक ही मतलब दो दांत होते हैं आपके पूरे जबड़े में, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, और इन्हीं दोनों की पीछे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं प्रीमोलर, और ये प्रीमोलर जो है ये चलते जाते हैं मोलर तक। मोलर जो है आपकी दाढ़ को कहा जाता है, जो कि बिल्कुल एंड पे होते हैं। ये भी दो या चार होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो इसी तरीके से जो हर्बीवोर्स हैं उनमें कैनाइन एनिमल मिसिंग है, यानी कि इनमें कैनाइन जो है वो नहीं होते, वो एनिमल्स नहीं होते जिनके पास कैनाइन टीथ हों। इसी तरीके से कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि अदर एनिमल्स पर फीड करते हों, वेजिंस के शिकार करके खाते हों। इनके पास हाईली डेवलप्ड कैनाइन होते हैं। इसी तरीके से जो ओमनिवोर्स हैं उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि बोथ एनिमल्स और बोथ प्लांट्स को भी ईट कर सकें, जैसे कि स्नेक्स है, रैट है, और क्रो है, एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं फिल्टर फीडर पे। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर को फ़िल्टर करते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज़्म रह जाते हैं जैसे अमीबा, प्रोटोज़ोआ वगैरह, तो फिर ये उनको
खाते हैं उन पर रिलाय करते हैं। इनकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है मसल, जो कि अपनी मैकेनिज़्म के थ्रू वाटर को फ़िल्टर करते हैं और जो ऑर्गेनिज़्म ट्रैप हो जाते हैं इनकी बॉडी में, ये उनको फ़ीड करते हैं। सेकंड लास्ट है हमारा फ्लूइड फीडर। फ्लूइड फीडर उनको कहा जाता है जो कि डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट ही लिक्विड की फॉर्म में करते हैं। यानी कि उनको अगर हम कोई मीन्स कि अगर हम इसको इंसानों पर इम्प्लीमेंट करें, तो अगर मैं आपको रोटी दूँ, तो आप रोटी या नान या ब्रेड इस तरीके की चीज़ नहीं खाएँगे। लेकिन अगर मैं उसी रोटी का, नान का या ब्रेड को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो ठीक है, फिर आप इस पर जो है वो डाइजेशन कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है एफिड्स और मॉस्किटो। जिस तरह के आप देखेंगे मॉस्किटो जो है वो ब्लड की फॉर्म में ही यानी कि अपना फूड जो है वो लेता है और ब्लड जो है लिक्विड ही होता है। लास्ट है हमारा मैक्रोफेजेस फीडर। ये मैक्रोफेजेस फीडर वो होते हैं जो कि एक ही बारी में लार्ज पीस जो है उन पर रिलाय करते हैं, उनको डायरेक्ट ही जो है वो खाते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन अमीबा की। ये जो कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं, जो कि मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो सिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा। क्योंकि इन टॉपिक्स में जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको डायग्राम्स याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यूसेट में डायग्राम्स भी पूछी जाती हैं। और अ, अगर आप इनके डायग्राम्स को और इनके लेबल पार्ट्स को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, इनके फंक्शंस का जो फ्लो है उनको आप याद कर लेंगे, तो आपके लिए वो टॉपिक ही सारा याद करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा डाइजेशन इन अमीबा। देखिएगा कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे अमीबा जो है वो किसी फॉरेन पार्टिकल्स को कैसे इंगल्फ करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है। सबसे पहले ये जो ब्लैक में आप देख रहे हैं, ये एक प्रे है किसी किस्म का, और ये जो बाकी जो एक सूडो बॉडी है, यानी कि जिसकी कोई शेप नहीं है, ये है अमीबा। अब अमीबा विद द हेल्प ऑफ इट्स सेंसेस ये सेंस करेगा कि उसकी बॉडी के साथ किसी किस्म का कोई जो प्रे है वो अटैच हुआ है, या उसके करीब जो है वो कोई प्रे आस-पास घूम रहा है। अब जैसे-जैसे कि वो प्रे जो है वो करीब होगा, अब अमीबा जो है वो अपनी सराउंडिंग में जो बॉडी है उसको इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि किस तरीके से अपनी बॉडी को उसने चेंज किया है, और उसके अराउंड जो है वो रैप करने लग गया है, कि इवन कि एक टाइम ऐसा आ गया है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल है, ये बिल्कुल ही सराउंडेड हो गया है, सराउंडेड बाय हो गया है अमीबा की बॉडी में। और एंड में आप देखेंगे कि ये जो अमीबा की बॉडी है उसके अंदर ये कंप्लीटली जो है वो एंटर हो गया है फॉरेन पार्टिकल्स। अब ये जो रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वेसिकल, ये फूड वेसिकल है, जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर आकर सबसे पहले एक तरह का कैप्चर करता है। तो बेसिकली इनका मेथड कुछ इस तरीके से होता है कि ये किसी फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करेंगे। इंगल्फ करने के बाद जो इनका दूसरा सबसे मेन फंक्शन होगा कि उस फॉरेन पार्टिकल को ये सॉफ्ट करेंगे और सबसे पहले किल करेंगे। किल करने के बाद ये डाइजेस्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो पहले जहाँ पे एक पूरा एक मतलब एक ब्लैक डॉट में जो आप प्रे देख रहे थे, अब ये 7 ही छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गए, लेकिन ये अभी भी वेसिकल के अंदर ही हैं। अब इसी तरह ये यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो अमीबा इनमें से हासिल कर लेता है, और जो वेस्ट है वो अपनी बॉडी से आगे एक्सपेल आउट कर देता है। अभी हम बात करेंगे हाइड्रा की डाइजेशन के बारे में। हाइड्रा की डाइजेशन को स्टडी करने से पहले आपको कुछ इसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से स्टडी कर लेने चाहिए। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है म्यूकस सेल, ये है माउथ, ये है टेंटिकल्स, ये है नेमेटोसाइट, ये बड, बेसल डिस्क, ये एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है, ये मेसोग्लिया है, ये जो कि सेकंड लेयर है। उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस है, जो कि सबसे इनर लेयर है, सबसे इनर लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस, एंड देन है ग्लैड सेल। अब होता ये है कि जब किसी किस्म का जो पैरासाइट है, इनके जो पैरासाइट है वो है डेफिना या सिक्लोप्स। साइक्लोप्स भी कहा जाता है इनको अक्सर। अगर इस किस्म के जो पैरासाइट्स हैं, सॉरी जो प्रे है, वो अगर हाइड्रा डिटेक्ट करता है, तो जो सबसे पहला फंक्शन जो हाइड्रा परफॉर्म करेगा वो ये करेगा कि अपने जो टेंटिकल्स हैं ये इनको स्ट्रेच कर लेंगे। स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा कि ये जो इनके टेंटिकल्स हैं, ये जो भी आप एक तरफ से देखेंगे कि ये मुरझाए हुए हैं, ये एकदम से स्ट्रेच्ड आउट हो जाएँगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएँगे। अब होता ये है कि इन टेंटिकल्स के साथ स्मॉल हेयर्स जो हैं वो अटैच होते हैं, और जैसे ही कोई प्रे जो है इनको सेंस करता है, तो ये क्या करते हैं, जो टेंटिकल्स के साथ इनके स्मॉल हेयर्स होते हैं, ये उस प्रे को इंजेक्ट कर देते हैं, और उस प्रे को पैरालाइज़ कर देते हैं, और सम टाइम कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो जो प्रे है वो डेड भी हो जाता है। उसके बाद क्या है, यही टेंटिकल्स जो हैं वो उस प्रे को माउथ के अंदर जो है वो एंटर करते हैं। माउथ के बाद जो ग्लैंड सेल्स हैं वो अपने एंजाइम्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं इस बॉडी के अंदर, ताकि जो भी ट्रैप हुआ प्रे है वो डाइजेस्ट हो सके, और उसकी बॉडी को जो है वो फर्दर डाइजेस्ट किया जा सके। इसी तरीके से गैस्ट्रोडर्मिस, मेसोग्लिया और एपिडर्मिस जो हैं ये अपना-अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं,
और इसी तरीके से जो हर डाइजेशन है वो हाइड्रा के इसी बॉडी के अंदर होती है, कैविटी के अंदर ही रहती है। और जब वेस्ट डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट है वो फिर यहीं पे इसी बॉडी में इकट्ठा होके और फिर माउथ के थ्रू ही वो वापस निकल जाता है। सो लीजिए अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन प्लेन एरिया की। इससे पहले कि हम टॉपिक के अंदर डाइव करें, बाकियों की तरह इनके भी जो ऑर्गन है वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई स्पोर्ट, और इसके बाद है ये कैसिया, और इसके बाद ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये है फेरिंग्स, ये माउथ, और फिर उसके बाद ये ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स। अब होता ये है कि किसी भी किस्म का जब प्रे डिटेक्ट किया जाता है प्लेन एरिया की बॉडी में, तो ये जो फेरिंग्स की ओपनिंग है ये यहीं से डिटेक्ट करता है और इसको यहीं से इंगल्फ कर लेता है। देन वो फेरिंग्स के थ्रू, माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और इसी तरीके से इसकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और जो कैसिया है वो इसको फर्दर डाइजेशन की यहाँ पे होती है, एंड देन एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर बिल्कुल इसी तरीके से फेरिंग्स, माउथ और ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स में इनकी रिवर्स बैक होती है, और जो डाइजेस्ट मटेरियल होता है उनका जो वेस्ट होता है वो वहीं यहाँ से निकल आता है। यहाँ पे अभी इन टॉपिक्स को आपने एज सच स्टडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ स्टडी करने की ज़रूरत है तो वो है आपको इनकी डायग्राम स्टडी करने की ज़रूरत है, और जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। और आपने बस इनका अच्छे तरीके से एक ओवरव्यू ले लेना है कि इनकी डाइजेशन जो है वो कैसे होती है, जो कि मैं आपको साथ-साथ बताता जा रहा हूँ। अब इसी तरीके से अब हम देखते हैं डाइजेशन इन कॉकरोचेस में जो है वो डाइजेशन कैसे होती है। इनके ऑर्गन्स को स्टडी किया जाए तो सबसे पहले आता है ओसोफेगस, जिसको स्लाइवरी ग्लैंड भी कहा जाता है और स्लाइवरी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये सारे इसी पाइप के अंदर जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, और इस तरीके से एसोसिएट होते हैं कि इनको मेंशन करना सेपरेटली थोड़ा-सा मुश्किल है। इसी तरीके से इसी वजह से आपकी जो बुक है उसके अंदर भी ये इसको इसी तरीके से मेंशन किया, आपको एज़ सच कोई पाइप नज़र आएगा नहीं। साथ ही आप ये जो एक बलून के शेप में जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है क्रॉप, और ठीक उसी के नीचे जो है एक रेड कलर में एक बाउल टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसको गिज़र्ड बोला जाता है। और फिर ये जो ट्यूब्स निकली हैं इसको कहते हैं हेपेटिक सिकम, एंड देन मेसेंटेरोन, एंड देन मेलफिजियन ट्यूब। और ये मेलफिजियन ट्यूब और कोलन जो है, ये कोलन है। इस कोलन को और मेलफिजियन ट्यूब के साथ मेसेंटेरोन को जो जोड़ने वाली जो जंक्शन है उसको इलियम कहते हैं, और ये रेक्टम है। तो कॉकरोचेज़ में जो डाइजेशन है वो इसी तरीके से होता है कि डाइजेशन जो है सबसे पहले ये प्रे किसी किस्म का डिटेक्ट करते हैं, देन उसी के बाद जब उसको ईट करते हैं तो ये ओसोफेगस जो है, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी रिसेप्टर्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं, च्यू करते हैं, और इसको क्रॉप में जो है वो एंटर कर देते हैं। क्रॉप में जो है इनकी टेम्परेरी स्टोरेज होती है, और देन उसके बाद ये गिज़र्ड में मूव कर जाते हैं। गिज़र्ड से हेपेटिक सिकम, मेसेंटेरोन, और इसी तरीके से फर्दर डाइजेशन और एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो इनकी होती चली जाएगी, और एंड ऑफ द स्टोरी ये रेक्टम में जो है वो कलेक्ट हो जाएँगे, और जहाँ से ये इन द फॉर्म ऑफ फीसिस एक्सक्रीट आउट हो जाएँगे। सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे डाइजेशन इन मैन की तरफ। सो ये एक बहुत एक ईज़िली एक डायग्राम तैयार की गई है। होप सो कि आपको अच्छी लगेगी डायग्राम। वैसा है कि इस डायग्राम के थ्रू ही मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा, और आप लोगों को बस इन्हीं चीज़ों को जो है वो नोट डाउन करना है, और यही जो है आपके इंशाल्लाह ताला पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रहेगी और आपको फ़ायदेमंद भी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर आपको एक कैविटी नज़र आ रही है, बिल्कुल नाक की सीध में, तो इसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। ओके, सो देखिए कैविटी का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए तो उसका मतलब होता है खाली जगह। अब यहाँ पे अगर नेज़ल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है नाक की कैविटी, यानी कि वो एरिया जो कि आपके नाक में है या नाक के बिहाइंड द नोज़ आपके जो पड़ता है वो है नेज़ल कैविटी। ख़ैर ये तो मैं आपको वैसे बता रहा था, इसका डाइजेशन से तो कोई लेना-देना नहीं। देखिए, अब फर्स्ट आपकी जो डाइजेशन है वो टेक प्लेस होती है ओरल कैविटी में, ऑलराइट?
ओरल कैविटी में ये जो आप ग्रीन कलर का मैस सा देख रहे हैं, ये है आपका फूड बोलस जिसे आप कहेंगे। बोलस क्या होता है? देखिए, जब आप फूड को अपने माउथ में एंटर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस होता है वो है सिलेक्शन का। सिलेक्शन इस तरीके से होती है विद द हेल्प ऑफ योर टेस्ट बड्स प्रेजेंट इन योर टंग, एंड देन योर स्मेलिंग सेंस फ्रॉम योर नोज। तो कुछ इस तरह की सेंसेस जो है वो मिलके सिलेक्ट करती हैं आइदर द फूड यू आर ईटिंग इज गुड फॉर यू और नॉट। तो अगर इसमें किसी किस्म का कोई एरर होगा तो आप फ़ौरन उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे। तो देन उसको एंटर करने के बाद जो है वो होती है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। ये जो ओरल कैविटी है ये आपकी आप में इसमें टीथ भी होंगे। अब टीथ जो होंगे इस कैविटी में आपके जो टीथ होंगे वो उस फूड को चबाना शुरू करेंगे, च्यू करना शुरू करेंगे। तो अब ऐसा है कि कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि आपके जो है ना बोलस बनाने में मदद करते हैं आपकी बाइट को। सबसे पहले आते हैं पैराटॉइड ग्लैंड। देखिए, पैराटॉइड ग्लैंड जो है ये बिल्कुल जो है आपके, ये देखिए ईयर्स के सामने, यानी कि ईयर्स हैं तो ईयर्स के सामने जो है ये पैराटॉइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। और फिर आ जाते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये आपके टंग के या जॉस कह लें तो जॉस के नीचे होते हैं, जॉस के नीचे मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से जो आपके सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये आपके जॉस के सामने होते हैं, मतलब कि सीध में होते हैं। इन ये सब जो है वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। अब ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन होती है जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करती है, में भी मदद देती है और आपको उस फूड को बाइट को स्वेलो करने में भी मदद देती है। तो स्लाइवा के मिलने के बाद आप तो स्लाइवा के मिलने के बाद और डिफरेंट किस्म के और कंपोनेंट्स जो है वो मिलके आपका ये जो फूड है इसको कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे जिसको बोलस कहते हैं। अभी बोलस जो है ये साथ ही साथ नीचे एंटर करेगा, मूव करेगा, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीट करेगा वो फेरिंग्स से भी ऊपर एक चीज़ है उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? ये एक तरह का कैप के तौर पर काम करता है। ये क्या करता है कि जैसे ही आप स्वेलो करने लगते हैं, किसी चीज़ को स्वेलो कर रहे होते हैं, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये आपके विंड पाइप के ऊपर आ जाता है, विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि आप कोई भी चीज़ चाहे वो खा रहे हों या आप पी रहे हों, तो वो जो चीज़ है वो आपके कहीं ना खुदा ना खास्ता आपकी जो सांस की नाली है वहाँ पे ना चला जाए। इसी वजह से आप कभी नोट करेंगे जब आप निगल रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो आप उस टाइम सांस नहीं ले पाते। बस इसको ट्राई मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये ना हो कि आपके फिर वो विंड पाइप में जो है वो कोई चीज़ फंस जाए। एपिग्लोटिस के बाद जो स्टार्ट होने वाली जो चीज़ है वो है फेरिंग्स। देन इसके बाद ओसोफेगस है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है वेव लाइक मूवमेंट, ये वेव लाइक मूवमेंट होती है और आपका जो फूड है वो एसोफेगस से होते हुए ये स्टमक जो है ये यहाँ पे पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जो कि फूड को यहाँ पे आपके जो बाइट होती है उसको अंदर पहुँचाने के बाद ये क्लोज हो जाता है यहाँ पे। अब देखिएगा विद द हेल्प ऑफ दीज मस्कुलर मूवमेंट ऑफ स्टमक ये जो एक फूड था ये सेमी सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स के पहले जो सॉलिड था, बाउल था, एक बोलस बना हुआ था, अब इसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा जिसको कहते हैं काइम। इसके सामने लिखा भी हुआ है सेमी सॉलिड फूड। इसी तरीके से जो स्टमक की बात करें तो स्टमक की 3 लेयर होते हैं, म्यूकोसा एंड पेराइटल और ऑक्जेंटिक और ज़ाइमोजन सेल। ये म्यूकोसा जो है ये पहली लेयर है जो ब्लैक कलर में शो हो रही है, ये म्यूकोसा है, ये म्यूकस रिलीज करती है। देन उसके बाद पेराइटल जो है ये ऑक्जेंटिक जिसे कहते हैं ये HCl प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ जो ग्रीन कलर में लेयर आपको नज़र आ रही है वो है ज़ाइमोजन जो कि पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करते हैं। इन तीनों केमिकल्स को कलेक्टिवली आप पेप्सिनोजिन भी
कहते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। तो इसी तरीके से अब ये जो फूड है ये आपका एंटर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्दर 3 डिवीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ड्यूडेनम, एंड देन जिजुनम, एंड देन इलियम। ये जो ब्लू में आपको शो किया जा रहा है ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो लेंथ है वो है 20 टू 25 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जैसे ही फूड जो है ड्यूडेनम में एंटर होता है, ये लीवर को और पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपनी सिक्रीशन जो है उनको सिक्रीट करें, जो कि मज़ीद डाइजेशन जो है उसमें हेल्प आउट करेंगे। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे जो रेड कलर की जो लाइनिंग हुई हुई है यहाँ पे, ये है जिजनम की स्टार्टिंग है। जिजनम जो है वो 2.4 मीटर की लेंथ तक रखता है। और ड्यूडेनम के बाद ड्यूडेनम में जो पार्टिकल्स या जो फूड मैस होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो जो है वो जिजनम में होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि जो डाइजेशन है उसको मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर देता है ताकि कोई मज़ीद जो पार्टिकल्स हैं वो ना रहें। इसी तरह जो इलियम है, इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है विद द हेल्प ऑफ विल्लाई और माइक्रोविल्लाई। ये माइक्रोविल्लाई और विल्लाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनकी मदद से क्या होता है कि ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये अब्ज़ॉर्ब होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनमें अब्ज़ॉर्ब होते हैं, और फिर यही न्यूट्रिएंट्स आपकी ब्लड में आपकी पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। इलियम जो है वो ओपन होता है अपना, ये ग्रीन में जो मैंने मेंशन किया, ये ग्रीन में ये यहाँ पे जो लाइनिंग है ये सारी इलियम की है। इसी तरीके से ये जो इलियम है ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो डिवीजन है वो आप देख सकते हैं, ये पूरी एक लार्ज इंटेस्टाइन है। देन उसके बाद ये एंड हो जाएगी सीकम पे, एंड देन कोलन, रेक्टम, एंड देन एनस। अब ऐसा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो फूड जाएगा, ट्रैवल करेगा, इनमें फिर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ वाटर जो है वो रिलीज़ करेगा ताकि जो आपके फीसेस हैं उनको थोड़ा सॉफ्ट बनाया जा सके ताकि उसको एलिमिनेट करने में आसानी हो। अगर नहीं होगी, अगर वाटर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेल आउट हो जाएगा या डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो आपको डायरिया हो सकता है। तो ये जो सीकम है ये और सीकम जो है ये एक तरह का कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ये जो यहाँ पे मेंशन किया इसको कोलन कहते हैं। तो ये कोलन को और रेक्टम को एसोसिएट करने में, मिलाने में, जोड़ने में हेल्प आउट करता है। तो इसी तरीके से ये रेक्टम है, रेक्टम वो एरिया होता है जहाँ पे फीसिस जो है वो आपको टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, और जो एनस है ये वो ओपनिंग है जिसकी मदद से आप जो है अपने वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। अब बात करते जाएँ लिवर की, तो लिवर जो है वो बाइल को स्टोर करता है, जो सिक्रीट करता है, जो कि पैनक्रियाज़ में स्टोर हुए होते हैं, वो भी टेम्परेरी। अब पैनक्रियाज़ जो है वो 3 किस्म के जो है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, अमाइलेज़, लिपेज़ एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज़ जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करे, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, और लिपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा, और इसी तरह जो ट्रिप्सिन है काइम को न्यूट्रल करेगा। देखिए जो ये जो काइम था, सेमी सॉलिड फूड जो था, ये यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। जब ये काइम जो है ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ एंटर होगा तो इसको ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट से होकर आ रहा है, क्योंकि ये वाले जो केमिकल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं जो कि काइम को इटसेल्फ एसिडिक बना देते हैं। तो ये काइम जो है जैसे ही ड्यूडेनम में एंटर होता है तो ये पेनक्रियास जो है वो ट्रिप्सिन रिलीज़ करता है, जो कि काइम को न्यूट्रल कर देता है, और इसी के साथ ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड्स में। और आई थिंक ये सिर्फ इतना ही था, और बाकी अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन डिजीज़ेज़ जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है वो अपना स्टडी करने जाएंगे, विच इज़ डिजीज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले जो डिज़ीज़ हम कवर करने जाएंगे वो है डायपेप्सिया। सो डायपेप्सिया क्या होता है कि ये है इनकम्प्लीट डाइजेशन, कि इसमें डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसके रिजल्ट में क्या है कि स्टमक जो है आपके उसके अंदर एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होती है। इसके जो सिम्टम्स है उसमें फ्लैटुलेंस है, वॉमिटिंग है, नोज़िया है और हार्टबर्न है।
इसी तरह जो है वो हमारी आती है फूड पॉइज़निंग। फूड पॉइज़निंग क्या होती है कि जब आप टॉक्सिक फूड को जो इनगल्फ करते हैं या आप ऐसा फूड जो है वो खाना शुरू करते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया हो, स्पेशली साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर, तो ये आपको फूड पॉइज़निंग जो है वो कॉज़ करेगी। इसकी जो सिम्पटम्स है वो आ जाती है डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। इसी तरह जो सीवियर किस्म का अगर फूड पॉइज़निंग होगा तो उसको बोटुलिज़्म कहा जाएगा। बोटुलिज़्म जो है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि काफ़ी सीवियर होता है, और इसकी सीवियरिटी का आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे आपको कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी देखने को मिलते हैं। फटीग, डिज़ीनेस, हेडेक, नोज़िया और वोमिटिंग जो है वो इनके सिम्पटम्स हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कार्डियक, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, फटीग एंड नोज़िया और वोमिटिंग, ये जो थे ये सारे बोtulism के सिम्पटम्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिजीज़ वो है ओबेसिटी। ये सिंपल सी है कि फैट जो है वो किसी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और एडिपोज़ टिश्यू में स्टोर होता जाता है, जो कि रिज़ल्ट में इंसान को ओबीस कर देता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने की वजह से होता है। इसके सिम्पटम्स में आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड स्टमक डिसऑर्डर्स। इसी तरह जो लास्ट है हमारा वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, जिसमें फ़ियर ऑफ बिकमिंग ओबीस देखा जाता है कि फ़ीमेल जो है वो इस किस्म की टेंशन में रहती हैं कि वो कहीं मोटापे का शिकार ना हो जाए या कहीं वो मोटी ना हो जाए, तो जिसकी वजह से वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाती। इवन कि उनका जो बॉडी वेट है वो बहुत ही डेंजरस लेवल तक जो है वो गिर जाता है और उनकी ग्रोथ जो है वो भी रुक जाती है और उसकी ग्रोथ में भी रिटार्डेशन दिखने को मिलती है। और साथ ही साथ चूँकि वो प्रॉपर डाइट नहीं फ़ॉलो कर पाती, इसी वजह से उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी देखने को मिलता है। अब जो हमारी दूसरी थर्ड लास्ट डिज़ीज़ है वो है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो है वो होती है अनकंट्रोल्ड फ़ास्ट फूड इंटेक से, यानी कि ये वो डिज़ीज़ है जिसमें आप जो है वो फ़ास्ट फूड को जो है वो इंटेक लेते हैं, वो अनकंट्रोल लेवल पे होती है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये भी मोस्टली प्यूबर्टी के बाद से कुछ ओल्डर जो फीमेल्स होती है उनमें देखी जाती है, और इसकी जो सिम्पटम्स है वो है वॉमिटिंग, रिकरिंग इन्फेक्शन एंड देन पर्जिंग। पर्जिंग जो है वो कुछ अपीयरेंस होती है कुछ वेसिकल्स की आपके फेसेस पे, जिसको पर्जिंग कहा जाता है। और इसी तरीके से मैल नरिशमेंट। अच्छा, मैल नरिशमेंट का मतलब तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो ये इसमें कैसे फ़ॉल करती है? वो इस तरीके से करती है कि जब उनको अंडर स्ट्रिक्ट डाइट रखा जाता है या उनको जब ये अपने ओबेसिटी से डिस्ट्रेस हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में चली जाती है, तो वो इतने स्ट्रेस लेवल में चली जाती है कि उनको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है, जिसकी वजह से वो खाना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं और वो मैलनरिश होना शुरू कर देती हैं। जो सेकंड लास्ट है हमारी वो है पाइल्स। पाइल्स है टोर्टुअस वेन इन एनोरेक्टल म्यूकोसा, यानी कि ये वो डिज़ीज़ है जिसके अंदर आपकी जो रेक्टम और एनस की वेन जो है वो मुड़ जाती है या वो दब जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड जो है वो वहाँ पे सही से सप्लाई नहीं हो पाता और जो वेन जो है वो स्वेल हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में कॉन्स्टिपेशन और फेसिस को एक्सपेल करने में डिफ़िकल्टी जो है वो देखी जाती है। इसी तरह लास्ट एंड फाइनल जो है वो है हमारा अल्सर, जो कि डील करता है होल को। जब हमारे म्यूकस और ड्यूडेनम की लेयर में होल आ जाए देन दैट लीड्स टू द अल्सर। और इनकी जो मेन वजह है वो यही है कि किसी वजह से कि कुछ एसिडिक जो कह लें कि हार्मोन्स होते हैं वो जो स्टमक की लेयर्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। इवन कि जो लास्ट म्यूकस लेयर रह जाती है ये इनको भी डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टमक और ड्यूडेनम की जो लेयर्स है वहाँ पे सुराख देखने को मिलते हैं, जो कि अल्सर की जो है एक तरह का मेन सिम्पटम है। सो वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी, बट फिर भी अगर आप सिर्फ इसी वीडियो पर रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मोर देन इनफ है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।